डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीके सर पर। मैं विशाल सर आज आप सभी के लिए विज्ञान क्लास 10 पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारे पास, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी रंग का तरंग है जो क्या होता है सबसे कम होता है, उसका जो विक्षेपण क्या हो सबसे अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला लाल, तो लाल का रंग हम जानते हैं कि सबसे अधिक इसका तरंगदैर्घ्य होता है। बी ऑप्शन हमारे पास हरा, सी हमारे पास बैगनी और डी क्या है पीला। तो जो इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो है बैगनी। तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। चलिए डियर स्टूडेंट लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, यानी कि सूर्योदय के समय पूछ रहा है और सूर्यास्त के समय पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखा जाता है, तो पहला ऑप्शन श्वेताब, बी ऑप्शन रक्ताब, सी नीलाभ, डी कृष्णाभ। तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर हो हमारा रक्ताब। तीसरा प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन की वापसी उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो इसमें पूछ रहा है कि परावर्तन के पश्चात, यानी कि दर्पण से पूछ रहा है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात क्या कह रहा है, वापसी उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो दर्पण का ध्रुव नहीं, दर्पण का फोकस नहीं, और दर्पण का वक्रता केंद्र, डी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट लोग आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, न कि उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पांचवा प्रश्न हमारे पास क्या है, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है। तो इकाई यानी कि यूनिट पूछ रहा है कि विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन क्या है, वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी क्या है वाट। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर हो हमारा एम्पियर, क्या हो जाएगा, डी एम्पियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से 3 कितने गुना होगा। तो कह रहा है समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को, किसमें कह रहा है 3 प्रतिरोध को जब जोड़ेंगे तो जानते हैं कि R = R1 + R2 + R3 हो जाता है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या है 1/3, आधा, 2 गुना, और डी क्या है हमारा 3 गुना। तो जो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर हमारा हो जाएगा 3 गुना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीधे धारावाहिक विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, किसमें होगा, हम चेक कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या है, सरल रेखी, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार और वृत्ताकार। तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो जाएगा वृत्ताकार। चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने उपभाग सेकंड में, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं यानी रासायनिक विज्ञान। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि खाने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो खाने का सोडा का हमसे रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो पहला क्या है, Na2CO3 × 10H2O, बी हमारे पास क्या है NaHCO3, सी क्या है Na2SO4 × 10H2O, डी क्या है NaCl। इसमें सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन में जो क्रियात्मक समूह में देखना चाह रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या है, CHO, बी C डबल बॉन्ड O, और सी ऑप्शन में क्या है हमारे पास OH, और डी क्या है C डबल बॉन्ड O और अल्कोहल OH। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें ब्यूटेनॉन में जो कीटोन है वो क्या है, क्रियात्मक समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। किसकी बात कर रहा है, जस्ता धातु, यानी कि ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ओजोन गैस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन, और डी हमारे पास क्या है नाइट्रोजन। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि जस्ता धातु HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन ही उत्सर्जित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध जल का हम लोग जानते हैं कि pH मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि 7 से जो कम होता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं, जो 7 से अधिक होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमलगम होता है, अमलगम,
तो अमलगम की बात कर रहा है। अमलगम क्या होता है? ए उपधातु, बी मिश्र धातु, सी यौगिक, डी हमारे पास क्या है? विषमांगी मिश्रण। तो जो अमलगम होता है वो होता है मिश्र धातु। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो हाइड्रोकार्बन एल्कीन की बात कर रहा है। तो हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन है, मेथेन नहीं है, एथिलीन नहीं है, एसिटिलीन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में सबसे राइट क्या हो जाएगा? बी, एथेन इसका क्या है? हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने उपभाग थर्ड पर। उपभाग थर्ड हम लोग देख रहे हैं कि जीव विज्ञान का, यानी कि जीव विज्ञान का भाग है, यानी कि बायो का भाग है। इसमें भी लगभग 6 प्रश्न हम लोग को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। पूछ रहा है कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन किसका, यानी किसका इसका होता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में। जो हमारा द्विखंडन विधि है, इसमें जो जनन होगा ये तीनों में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? तो अलिंद व निलय की बात कर रहा है। तो अलिंद व निलय जो होते हैं वो हृदय के ही भाग होते हैं, कि हृदय के 4 भाग होते हैं, जिसमें से ऊपर 2 को हम लोग अलिंद कहते हैं और नीचे के 2 को हम लोग क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? 16वां प्रश्न कह रहा है कि पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन की बात कर रहा है तो ऑक्सीन पहला ऑप्शन, बी क्या है हमारे पास? जिब्रेलिन, सी इंसुलिन और डी क्या है? साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन जो इसमें है इंसुलिन पादप हार्मोन है। इसमें जो साइटोकाइनिन है ये सब जंतु हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुष्प के जनन अंग हैं। तो पुष्प के जनन अंग की बात कर रहे हैं। तो पुष्प के जनन अंग कौन से हैं? तो बाहा, दलपुंज एवं पुंकेसर, दलपुंज एवं स्त्रीकेसर, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर और डी क्या है? स्त्रीकेसर एवं दलपुंज। इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा पुष्प का पुंकेसर व एवं स्त्रीकेसर। चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 18वें प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया था? तो मेंडल हम जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। तो मेंडल पूछ रहा है गणित विज्ञान के अध्ययन किस विद्यालय से उन्होंने किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नहीं, मद्रास विश्वविद्यालय नहीं, पेरिस विश्वविद्यालय नहीं, यानी कि उन्होंने वियना विश्वविद्यालय से किया है, जो कि ऑस्ट्रिया की एक राजधानी भी है वियना। 19वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है? तो मेंडल के निम्न युग में से प्रभावी लक्षण की बात कर रहा है, न कि अप्रभावी की। यानी कि इसमें मेंडल के जो प्रभावी लक्षण है उसको देखा जाए, क्या कह रहे हैं? लंबा तना व झुर्रीदार बीज नहीं। बी क्या कह रहे हैं? लंबा तना व गोल बीज। हाँ, लंबा तना व गोल बीज होना चाहिए, तो ये प्रभावी लक्षण है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। तो आहार श्रृंखला में पूछ रहे हैं कि प्रथम पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इसमें सबसे राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा उत्पादक। चलिए डियर स्टूडेंट लोग अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। तो पढ़ाई अपना जारी रखिए।